सम्मानित मंच, क्षमा चाहूँगा जो थोड़ी देरी हुई आने के लिए। आप सब मौजूद रहे, आप सबका धन्यवाद। ये कार्यक्रम संपर्क से समर्थन 9 वर्षों की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार के 9 वर्ष के पूर्ण होने पर उनका हम धन्यवाद भी करने, समर्थन जुटाने भी जा रहे हैं। और महाराष्ट्र के इस क्षेत्र में, मुंबई में आज प्रवास सिद्धिविनायक मंदिर से शुरुआत हुई, जहाँ दिन की शुरुआत आशीर्वाद ईश्वर के चरणों में सिर झुकाकर लिया और ये प्रार्थना भी की कि ऐसा आशीर्वाद आगे भी बना रहे जो देश का मान सम्मान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। काय तुम्ही अजूनही पालकत्वाची वाट पाहताय? आजच आपले पालकत्वाचे स्वप्न पूर्ण करा। ओएसिस फर्टिलिटी सह विश्वसनीय वंध्यत्व निवारण तज्ञ। अपॉइंटमेंट साठी कॉल 9015245245। फिर जनता के पास, उन लोगों के पास जिनका आशीर्वाद पिछले 2 चुनावों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में मिला, संपर्क से समर्थन उनके पास भी गए। बहुत प्रसिद्ध हमारे यहाँ से आर्किटेक्ट हैं शशि प्रभु जी, उनके यहाँ पे पद्मश्री पद्मजा जी संगीतकार हैं हमारी, उनके यहाँ पे हमारे पार्टी के ही उपाध्यक्ष हैं संदीप सिंह जी, उनके यहाँ पे जाना हुआ। और हमारे प्रसिद्ध उद्योगपति बकुल शाह जी, उनके अभी कईयों के और इसके बाद भी जाने का होगा। लोढ़ा जी के क्षेत्र में यहाँ पे भी जाना है। तो सबने जो बिताया, देखिए सब अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं, लेकिन जो उनका सबका भाव था, सबने कहा जो सोचा ना था मोदी जी ने वो कर दिखाया। और 10 साल पहले तक जो देश सोचता नहीं था क्या हमें मान सम्मान दुनिया में कभी मिलेगा, उन 9 वर्षों में उस स्थान पे मोदी जी ने पहुंचाया जो सोचा न था। भारतीय पासपोर्ट की एक तरह से इज्जत सम्मान जो विदेशों में बढ़ा है, और कईयों ने तो भावुकों के यहां तक कह दिया कि वी हैव द मोस्ट पॉपुलर लीडर एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड हु हैव मेड आवर नेशनल फ्लैग द स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लैग इन द वर्ल्ड। केवल सबसे लोकप्रिय और सशक्त नेता ही नहीं, उस नेता ने भारत के तिरंगे झंडे का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। और यूक्रेन का उदाहरण देके बताया कि कैसे वहां अपने ही नहीं बाकी देशों के बच्चे भी भारत का तिरंगा झंडा लेकर वहां से निकल पाए। 23,000 लोगों को वहां से निकाला गया। और पहली बार हुआ होगा कि युद्ध की भूमि पर 2 देशों के बीच में युद्ध हो, किसी प्रधानमंत्री जी का फोन जाए और दोनों देश युद्ध विराम करके बच्चों को निकलने का अवसर दें। ऐसे ही सीरिया, यमन, नेपाल, अफगानिस्तान, अब सूडान, इन देशों से भी 19,000 से ज़्यादा भारतीयों को निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय समय पर। अफगानिस्तान का लीजिए, तालिबान के चलते भी वहाँ से न केवल सिख परिवारों को निकाला गया, गुरु ग्रंथ साहब को भी 3 बार हवाई जहाज भेजकर वहाँ पे अलग अलग बार निकाला गया। ये श्रद्धा सम्मान। और दूसरा देखिए, आज से 10 साल पहले दुनिया भर में चर्चा होती कि भारत के एक के बाद दूसरा घोटाला निकल रहा है, और कांग्रेस की यूपीए की सरकार भ्रष्टाचार के लिए जानी गई। एक इतिहास, भारत के राजनीतिक इतिहास में एक ऐसा धब्बा उन 10 वर्षों का है कि जहां 2G, CWG, अगुस्ता वेस्टलैंड, अंतरिक्ष घोटाले से लेके कौन सा घोटाला नहीं हुआ, नेशनल हेराल्ड घोटाले तक के। और उसकी तुलना में देखो तो इन लोगों ने कहा जो सोचा ना था, मोदी जी ने 9 साल का ईमानदारी भरा भ्रष्टाचार मुक्त शासन किया है। फिर रास्ते में आ रहे थे तो कुछ
कार्यकर्ता रास्ता रोक के खड़े हुए तो उन्होंने कहा, साहब मोदी जी के 9 साल जो आप कहते हो, तो आज से 10 साल पहले हम कहां सोचते थे कि गरीब को भी पक्का मकान मिलेगा। जो सोचा ना था पक्का मकान मिला, जो सोचा ना था शौचालय मिले, जो सोचा ना था रसोई गैस का चूल्हे पे खाना बनाने को मिला, जो सोचा ना था 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत में मिला, जो सोचा ना था नल से जल 12 करोड़ घरों तक पहुंचाने का काम किया, जो सोचा ना था 7 लाख किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़कें बनी, जो सोचा ना था कांग्रेस से 4.5 गुना ज्यादा नेशनल हाईवे बने, यानी कि 74 साल में एवरेज 1362 किलोमीटर प्रतिवर्ष बनते थे। इन 9 वर्षों में एवरेज 5985 किलोमीटर बने प्रतिवर्ष, 4.5 गुना ज्यादा। 2014 से पहले 5 शहर मेट्रो से जुड़े थे, पिछले 9 सालों में 15 शहर जुड़ने का काम किया। कांग्रेस तो शून्य पर थी, डक पे थी, खाता नहीं खोल पाई, एक भी वंदे भारत नहीं चला पाई। 4 सालों में 21 वंदे भारत ट्रेन चलाने का काम किया है। कांग्रेस डक पर थी, एक भी वाटरवेज नहीं बना। हमने 111 के लिए प्रोजेक्ट्स बनवाए, शुरुआत की, नामकरण किया, अब उनके लिए बजट का प्रावधान करके कहीं पे काम शुरू करवाया। यही नहीं, 74 साल में अगर 80,000 मेडिकल की एमबीबीएस की सीटें थी तो हमने 9 सालों में 64,000 सीटें कर दी। आईआईटी आईआईएम 7 नए खोल दिए। यूनिवर्सिटीज 720 थी, 390 हमने 9 सालों में खोल दी। 74 यानी कि 2014 तक 720 थी, हमने 390 नहीं खोल दी। यही नहीं, अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे 10 साल में कांग्रेस के समय अर्थव्यवस्था ऐसी हालत हो गई थी कि महंगाई चरम सीमा पर थी, 12-13% पर थी, और उस समय कोविड जैसी समस्या भी नहीं थी, और लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था छोड़कर गए थे। मोदी जी ने फर्स्ट 5 इकोनॉमीज में पहली 5 अर्थव्यवस्था में पहुंचा दिया। एंड इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट टुडे, और इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द आरबीआई नंबर्स, लेट मी से दिस, कुल मिलाकर आज दुनिया को भी विश्वास, उम्मीद, होप भारत में नजर आती है। दुनिया की रिपोर्ट्स में भी दिखता है कि भारत ने जो रिफॉर्म्स किए और जो ट्रांसफॉर्मेशन लाए अपने काम में, उसका एक परफॉर्मेंस, ये नतीजा है। जहां जीएसटी की कलेक्शन कभी 1 लाख करोड़ नहीं पहुंचती थी, इन पिछले 2 वर्षों में अगर देखें, पिछले महीने 1,83,000 करोड़ से ज्यादा की, और लगातार 12-14 महीने में देखेंगे 1 लाख करोड़ से ज्यादा, 1,60,000 करोड़, 1,40,000 करोड़, 1,30,000 करोड़, इस तरह से जीएसटी की कलेक्शन थी। और उस समय जब हमने मुफ्त में वैक्सीन भी दी 220 करोड़, 80 करोड़ गरीबों को 28 महीने तक मुफ्त में अनाज भी दिया, 2 बार दिया। जहां दुनिया मानती है कि भारत में बहुत काम हुआ है, मेरा फिर भी मानना है अभी तो मोदी जी ने फाउंडेशन रखी है, अभी तो आधार रखा है। नए भारत की बुलंद तस्वीर, नए भारत की बुलंद तस्वीर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में भी दिखती है। नए भारत की बुलंद तस्वीर ये 9 साल के कामकाज में भी दिखती है। नव भारत की बुलंद तस्वीर एक सशक्त नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी में भी दिखती है। जब दुनिया के नेता कहते हैं मोदी इज अ ट्रू पैट्रियट, दुनिया भर के नेता कहते हैं कि मोदी इज द मोस्ट लव्ड लीडर इन द वर्ल्ड, वो कहते हैं, कोई पांव छूकर अभिनंदन करता है, कोई गले लगाकर अपनी सीट से उठ के करता है, तो कोई कहता है मोदी इज द बॉस। ये कोई भारतीय नहीं कह रहा, ये दुनिया के बड़े देशों के नेता, वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कह रहे हैं। और ये केवल मोदी जी का सम्मान नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। और इस सम्मान को हम सभी भारतीय, केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता नहीं, सभी भारतीय गौरवान्वित महसूस करते हैं। और ये निरंतरता, स्थिरता जो है, स्टेबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी जो है,
ये बरकरार रखेंगे। ये 9 वर्ष क्योंकि निर्णायक सरकार रही, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार थी, डिसाइसिव लीडरशिप थी, निर्णायक सरकार थी, नेता मजबूत था। और आज मैं कह सकता हूं हम दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। दुनिया को जो हमसे उम्मीद है हम उस पर खरा उतरेंगे। केवल $5 ट्रिलियन इकॉनमी हमारा लक्ष्य नहीं है। हम तो विकसित भारत बनाने के साथ साथ गरीबों के उत्थान के लिए काम करेंगे। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। ये जब हम कहते हैं 9 वर्षों की पहचान, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, मोदी जी ने जब पहला अपना भाषण दिया था तो कहा था मेरी सरकार गरीब की, वंचित की, शोषित, पीड़ित, महिला, मजदूर, जवान, किसान की। आज हर कोई कहता है ये मेरी सरकार है, ये मोदी सरकार है। और ये सेवा भाव पहले दिन से नजर आता जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में काम करूंगा। फिर हमने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग भी किया, ट्रांसपेरेंसी भी लाए, अकाउंटेबिलिटी भी तय की, यानी कि पारदर्शिता, जवाबदेही सिस्टम की तय की, और 9 सालों में कोई भ्रष्टाचार नहीं होने दिया। दूसरा, टेक्नोलॉजी का जब हमने कहा कि डिजिटल इंडिया, तो कांग्रेस मजाक उड़ाती थी, कहती थी क्या कि डिजिटल इंडिया। जब हमने बैंक खाते खोलने की बात की तो कहते गरीब को क्या अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ोगे। आज मैं सीना ठोक के कह सकता हूं 48 करोड़ बैंक खाते खोले जनधन योजना में, 2 लाख करोड़ रुपया इकोनॉमी में आया, 2 लाख करोड़ रुपया बैंक खातों में जमा है, विच बिकेम द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। दूसरा, डिजिटल पेमेंट सिस्टम। आज यूपीआई भीम की चर्चा दुनिया भर में है डिजिटल पेमेंट्स की। 40% दुनिया की डिजिटल पेमेंट्स केवल हिंदुस्तान में होती है। दुनिया चेक फाड़ रही है और हम यहाँ पे बटन दबा के सीधा खाते में पैसा डालते हैं, फोन से पेमेंट करते हैं। मैं एक के बाद अनेकों चीजें बता सकता हूं मित्रों, लेकिन मुंबई में हूं। मुंबई वालों 26/11 भूले तो नहीं? क्योंकि सुरक्षा के बिना कुछ नहीं। 26/11 का हमला मुंबई में हुआ तो उस समय की सरकार मौन हो गई, साइलेंट मोड पे चली गई, कुछ नहीं कर पाई, कमजोर दिखी। आज की सरकार साइलेंट मोड पे नहीं, स्ट्राइकिंग मोड पे जाती है, चाहे सर्जिकल हो या एयर स्ट्राइक हो। देश अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। पहले की तरह नहीं कि जहां दिल किया वहां बम धमाके हो गए। कार्रवाई नक्सलवाद के खिलाफ भी, आतंकवाद के खिलाफ भी कड़ी की गई है। रक्षा उपकरण का उत्पादन, डिफेंस इक्विपमेंट का प्रोडक्शन घर पे होना शुरू है। देश में आत्मनिर्भर भारत, 1 लाख करोड़ की प्रोडक्शन हुई पिछले साल, 1 लाख करोड़ से ज्यादा। 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है। 400 आइटम्स का इंपोर्ट बंद कर दिया है। और यही नहीं, जो कभी सोचा ना था वो धारा 370 को भी सदा के लिए समाप्त किया है। और इसीलिए जम्मू कश्मीर का पर्यटन दुगने से ज्यादा, इन्वेस्टमेंट वहां पर ज्यादा, पर्यटकों की संख्या ज्यादा, G20 जैसे कॉन्क्लेव ज्यादा। कई लोग बोलते रहे दूसरे देशों में कि G20 यहां पे नहीं होना चाहिए। G20 लेह लद्दाख में भी हुआ, श्रीनगर में भी हुआ, सक्सेसफुल हुआ। ये भारत की बढ़ती ताकत है। प्रयास किया कि दुनिया के देशों को रोकने के कुछ लोगों द्वारा, लेकिन भारत के साथ आज हर कोई जुड़ना चाहता है। ये भारत के बढ़ते कदम है। नए भारत की बुलंद तस्वीर एक ये भी है। दूसरा, ये जो हमारी परंपरा है, मोदी जी ने क्या कहा, पंचप्रण में गौरवशाली इतिहास पे गर्व करना है, गुलामी की सोच से मुक्ति पानी है। नया संसद भवन आजादी के अमृत महोत्सव में एक बहुत बड़ा योगदान मोदी जी का देश के लिए है। ये भारत की जरूरत के अनुसार नया संसद भवन बना है, लेकिन परंपरा को निभाने का काम किया है। महाराष्ट्र की लकड़ी से लेकर अगर बाकी प्रोडक्ट्स भी लगे तो साथ में सेंगोल जो तमिलनाडु से आया था उसको भी स्थापित यहां पर किया गया। अधिनियम को बुला के किया गया। जो आजादी के समय सही मुहूर्त था, जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सेंगोल दिया गया, उसी तरह से मोदी जी ने उसको सही स्थान संसद में दिया, लोकसभा में आकर। उसको भी आलोचना की गई। और आलोचना का कारण क्या था जी?
हमें गर्व होना चाहिए। आपको मैं निमंत्रण देता हूं सभी अपने मित्रों को कि आप कृपया करके दिल्ली आइए जब अगला पार्लियामेंट सेशन हो। आपको भी प्रसन्नता होगी अपने देश का नया संसद भवन देखने की। जहां देश को संसद भवन दिया वहीं पे 30,000 पंचायतों को नए भवन भी हमने बना कर दिए। अगर दिल्ली में कुछ और नया बन रहा है तो साथ के साथ 3.5 करोड़ लोगों को पक्के मकान भी बना कर दिए। मैं ज्यादा समय इस पर नहीं लूंगा, मैं आपके कुछ प्रश्न जरूर लेना चाहूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां पर हम पीछे रहे हों। अगर मैं परंपरा की बात करता हूं, अपने इतिहास की बात करता हूं, तो यह भी कहना जरूर चाहूंगा करतारपुर कॉरिडोर को भी खुलवाया, हेमकुंड साहब तक रोपवे भी पहुंचाया, बौद्ध सर्किट को भी बनवाया और सोमनाथ धाम दिव्य और भव्य बनाए, केदारनाथ धाम दिव्य और भव्य बनाया, दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम बनाया, दिव्य और भव्य महाकाल लोक बनाया, और जो कभी सोचा न था दिव्य और भव्य अयोध्या धाम श्री राम के मंदिर का भी निर्माण हो रहा है। जो सोचा न था वो भी 9 वर्षों में हुआ और आगे भी इससे ज्यादा करके दिखाएंगे। इसी तरह से मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ते जाएंगे। अनुराग जी, आपने मुंबई की बात की। 19 राष्ट्र के मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम भी जो है लाए नहीं गए थे। भारत की तारीफ कर देने से हमारे मसले सॉल्व नहीं हो जाते हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है? आज तक आप दाऊद को ला नहीं पाए हैं। पाकिस्तान में हालत जिस तरह से चल रही हुई है, अच्छा मौका है, आप उनको ला सकते हैं। मुझे लगता है अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे एक के बाद दूसरा, चाहे कोई इकोनॉमिक ऑफेंडर हो या चाहे कोई आतंकवाद की बात हो, काले धन के खिलाफ भी, आतंकवाद के खिलाफ भी, अगर दुनिया के पटल पर बड़ी गंभीरता के साथ किसी ने बात रखी तो नरेंद्र मोदी जी ने, और दुनिया ने उस बात का समर्थन भी किया, आतंकवाद के विषय पर भी और काले धन के विषय पर भी। और हमें आज इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए कि दुनिया के प्लेटफॉर्म्स पर इन एजेंडों को तय करने में भारत का नेतृत्व सफल हो रहा है। और मैं कहना चाहता हूं, हमने लगातार प्रयास भी किए और हमने कानूनों में जो परिवर्तन करना था वो भी किया। इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल भी हम पार्लियामेंट में लाए, जितने सबके खिलाफ वो भी किया, और आतंकवादियों के खिलाफ भी लगातार कर रहे हैं। नासिरुद्दीन शाह एक बड़े अभिनेता है, वो भी प्रतिष्ठित है, वो कहीं ना कहीं इस सारे माहौल से खुश नहीं नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम लोग नाज़ी जर्मनी की ओर बढ़ रहे हैं। केरल स्टोरी जैसी मूवी जो है वो लोग देखना चाहते हैं, अच्छी फिल्में नहीं देखना चाहते, और माहौल जो है बहुत घृणास्पद हो गया है। नासिरुद्दीन शाह ने आगे कहा, हिटलर की तरह उन्होंने कंपेयर किया है कि हिटलर के दौर में जी रहे हैं। इसी को छोड़कर उन्होंने कहा है कि बहुत सारे फिल्म मेकर्स तो थे जर्मनी में, वो ऐसे टाइप पे छोड़ के जर्मनी बॉलीवुड चले गए थे। इंडिया में भी वही परिस्थिति दिख रही है। दुनिया भर के लोग आज भारत में अपना विश्वास दिखा रहे, यहाँ आना चाहते हैं। और मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं आप सबको, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इसी मूल मंत्र के साथ चलती है। अभिव्यक्ति की आज़ादी है तभी हर कोई अपने बयान भी दे पाता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी है तभी कोई हर तरह की फिल्म भी बना पाता है। और फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड जो है वो उस फिल्म की पूरी तह तक जाकर तब उनको परमिशंस देता है। और अगर समाज से जुड़ा हुआ कोई चिंताजनक विषय था, जहां चिंतन भी करना चाहिए और चिंता भी व्यक्त करनी चाहिए, अगर ऐसे विषयों पर फिल्में बनती हैं और लोग उनको बड़ी मात्रा में देखने आते हैं, तो ना आपको कोई जबरदस्ती थिएटर ले जा सकता है और ना ही आप किसी को जबरदस्ती कुछ परोस सकते हो। इट इज अप टू द कंज्यूमर इन टुडेज वर्ल्ड। अगर लोगों ने केरला स्टोरी को देखा है, सफल बनाया है, तो कहीं ना कहीं उसमें विश्वास व्यक्त हुआ होगा। क्या वो केवल एक राज्य तक की चिंता बन के रह गई है? तो मुझे लगता है क्रिएटिव आर्ट के साथ साथ आपको, जिसको राजनीति में ना पूरी तरह से राजनीति आए, आप एक एक करके अवसर दीजिए सर। आप एक राजस्थान तरफ सर, आप विदेशों का जिक्र कर रहे हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में बयान दिया है जिसमें वो कहते हैं कि मुझसे पहले गुरु नानक ने भारत जोड़ो
थाईलैंड गए थे, मक्का गए थे, सऊदी अरेबिया गए थे, श्रीलंका गए थे। कहना क्या चाहते हैं भाई? उनका कहना है कि गुरु नानक ने सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। उन्होंने अपने आप को कंपेयर किया है गुरु नानक जी के भारत यात्रा से, अपनी यात्रा। देखिए, मेरे लिए तो गुरु नानक देव जी का स्थान बहुत बहुत ऊंचा है। और मैं तो नहीं समझता किसी को अपने आप को गुरु नानक देव जी के साथ कंपेयर भी करना चाहिए। जिस प्रकार के बयान राहुल गांधी दे रहे हैं प्रधानमंत्री को लेकर के, और गुरुओं ने तो भारत को जोड़ने का ही काम किया उस समय के लिए, और ये जो काम कर रहे हैं वो आप सबको दिख ही रहा है। विदेशी धरती पर पांव पड़ते ही प्रायोजित कार्यक्रमों में भारत को अपमानित करने का एजेंडा शुरू हो जाता है। राहुल गांधी जी की जितनी विदेशी यात्रा है, उन सब विदेशी यात्राओं में साफ तौर पे दिखता है कि जहर भारत के खिलाफ उगला जाता है, बदनाम भारत को करने का काम किया जाता है। उसी सभा में भारत के राष्ट्रगान का अपमान होता है, भारत के तिरंगे का अपमान होता है, भारत विरोधी ताकतों का बोलबाला होता है, भारत विरोधी नारे लगते हैं। अगर ऐसे कार्यक्रमों में राहुल गांधी जी शामिल होते हैं तो अपने आप में दिखता है कि उनका एजेंडा क्या है। जब चीन अतिक्रमण करने का प्रयास करता और हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब देती है, तब राहुल गांधी जी भारत की सेना के साथ नहीं, चीन के अधिकारियों के साथ बंद कमरों में सीक्रेट मीटिंग करते पाए जाते हैं। ये चिंताजनक बात है। और उसके बाद भी भारत के सैनिकों को अपमानित करने से नहीं हटते। इनकी सरकारों के समय 10-10 साल बुलेट प्रूफ जैकेट, स्नो सूट, स्नो बूट और लड़ाकू विमान नहीं मिल पाए थे। दलाली का इंतजार रहता होगा। ये विदेशों में जाकर क्या भारत को अपमानित करने का पक्का निर्णय कांग्रेस ने कर ही रखा है कि यही करना है? अपने 10 सालों में भारत की साख को डिबाने का काम जो कांग्रेस ने किया, अब जो भारत के बढ़ते कदम, भारत की बुलंद तस्वीर है, उसको कांग्रेस पचा नहीं पा रही और हिंदुस्तान का अपमान करने आती है। वो ये भूल जाती है कि मोदी जी पर कटाक्ष करते करते पूरे भारत को बदनाम करने की दिशा में बढ़ जाते हैं। हाँ, राहुल गांधी ने कहा है कि इन्हीं 9 वर्षों में भारत में जो मुस्लिम समाज है वो डरा हुआ, असुरक्षित महसूस करा खुद को। 2 सवाल इसे जुड़े, क्या सरकार भी आप कबूल करेंगे कि मुस्लिम समाज में एक सेक्शन जो है वो खुद को डरा हुआ महसूस करता है? दूसरा, बीजेपी एंटी मुस्लिम पार्टी है, इस नैरेटिव को चेंज करने में आप लोग कामयाब नहीं रहे, क्या इस फैक्ट को भी आप मानेंगे? देखिए, 1984 में इंदिरा जी की हत्या के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, एक सिंपैथी वेव थी, तब जाके राजीव गांधी जी की कांग्रेस की सरकार बनी। और 1984 के बाद अगर पूर्ण बहुमत की सरकार कभी बनी तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी। एक बार नहीं, 2 बार बनी, पहले से ज्यादा सीटों के साथ बनी। और समाज के सभी वर्गों ने नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता माना है, देश ने अपना नेता माना है। कांग्रेस को तो इतनी सीटें नहीं मिली कि विपक्ष में अपना नेता तक चुन पाए। राहुल गांधी जी को तो 2 साल तक सदस्यता चली गई। अब वो सदन ना चलने देने के बहाने बनाते थे क्योंकि अपनी सदस्यता चली गई। अपनी सदस्यता नहीं है तो अब नए संसद भवन का बहिष्कार करने के बहाने बनाते हैं। ये केवल अपने परिवार तक सीमित है, अपने तक सीमित है। इनसे ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड लोग कहीं पे नजर नहीं आते। इनके लिए फैमिली फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, नेशन लास्ट है। और इसीलिए राष्ट्र का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं जाते और अपने परिवार का गुणगान करने में आगे आते हैं। जहां तक ये अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, राहुल गांधी जी ने क्या कहा आपको पूरा बताना चाहिए। उन्होंने कहा 1980 के दशक में देश में और उत्तर प्रदेश में जो सरकारें थी उस समय अनुसूचित जाति के लोगों पर, दलितों पर बड़े अत्याचार हो रहे थे। तो मैं देश को याद करवा दूं, उस समय श्रीमान राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी।
सही कहा राहुल गांधी जी ने, दलितों के ऊपर अत्याचार कांग्रेस ने किया, सिखों का नरसंहार कांग्रेस ने किया, कत्लेआम हुआ और सिखों को न्याय भी नहीं दे पाए। अब ये गुरु नानक देव जी की क्या बात करते हैं, 84 के दंगे देश नहीं भूल पाया है। राहुल गांधी जी, आपकी सरकार कई साल उसके बाद रही, बार बार रही, आपकी किसी सरकार ने न्याय नहीं दिलाया। मोदी जी की सरकार ने आके एसआईटी का गठन किया और सिखों को न्याय दिलाया। करतारपुर कॉरिडोर नरेंद्र मोदी जी ने खुलवाया है। हेमकुंड साहब तक रोपवे मोदी जी ने पहुंचाया है। 550वां और 400वां प्रकाशोत्सव पहले गुरु नानक देव जी का, फिर गुरु तेग बहादुर जी का मोदी जी ने किया। साहिबजादों की शहादत पर वीरपाल दिवस 26 दिसंबर मोदी जी की सरकार में पूरे देश में भाजपा ने मनाना शुरू किया। अफगानिस्तान में फंसे सिख परिवारों को मोदी जी की सरकार लाई, गुरु ग्रंथ साहब को मोदी जी की सरकार बचाकर लाई। राहुल गांधी किसी पटल पर आए एक बात का जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए विदेश में जाकर अनाप शराब व्यक्ति हैं जहां पर लोगों को पता ही नहीं कि सच्चाई क्या है। सर, क्या दिल्ली में बैठे प्रोटेस्टर को न्याय मिलेगा? कौन प्रोटेस्टर? जो रेसलर है उन्हें न्याय मिलेगा? देखिए, हमारी सरकार में खेल और खिलाड़ियों पे बहुत काम हुआ। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम नरेंद्र मोदी जी की सोच थी, तब पोडियम पे मेडल्स कई गुना ज़्यादा जीते। भारत का देखिए रिकॉर्ड, टोक्यो ओलंपिक्स में 7 मेडल, पैरालंपिक्स में 19 मेडल, डेफलिम्पिक्स में 20 मेडल, आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल। फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में 61 मेडल, बीच में 22 गोल्ड मेडल, और अभी भी वर्ल्ड कप में वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 4 गोल्ड मेडल भारत की महिलाओं ने जीते। सरकार ने लगातार खिलाड़ियों के लिए बजट भी बढ़ाया, सुविधाएं भी बढ़ाई, प्रशिक्षण भी बढ़ाया, और मैं कह सकता हूं कांग्रेस के समय मात्र 400-500 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे थे, आज 2700 करोड़ रुपए से ज्यादा के नए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, 1000 खेलो इंडिया सेंटर बन रहे हैं, और 23 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने बनाकर दिए, कई साइज ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं। बजट भी 874 करोड़ से बढ़ाकर 2782 करोड़ कर दिया, 3 गुना से ज्यादा। यही नहीं, खिलाड़ियों को मान सम्मान मोदी जी की सरकार ने जितना दिया वो शायद पूर्व में उतना कभी ना मिला हो। जहां तक रेसलर्स की बात आती, मैं इतना कहूंगा, जनवरी महीने में जिस दिन उन्होंने बात उठाई, अगले दिन मैं उनसे मिला भी, उनकी मांग कमेटी गठित करने की थी, हमने बनाई भी। उन्होंने एक और मेंबर ऐड करने के लिए कहा, हमने वो भी कर दिया। कमेटी ने 14 मीटिंग्स करके खिलाड़ियों की पूरी बातें सुनी, उनके रिकॉर्ड दर्ज किए, और अपनी रिपोर्ट देने के बाद जब डिपार्टमेंट ने उसका अध्ययन किया तो हमने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को कहा कि आप एक कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाइए ताकि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की डे टू डे एक्टिविटी वो करे, और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की डे टू डे एक्टिविटी हमने बंद कर दी। अब रेसलिंग फेडरेशन का कोई भी पदाधिकारी कोई भी अपने पद पर रहकर काम नहीं कर रहा है। जितने अभी भी सिलेक्शन ट्रायल्स हुए, हजारों बच्चों ने ट्रायल किए, बहुत शानदार सफल ट्रायल, बच्चों के कैंप चल रहे हैं। अभी अगले ट्रायल्स 5 तारीख को होने वाले 2604 एथलीट्स ने, रेसलर्स ने और रजिस्ट्रेशन कराई जो ट्रायल्स सोनीपत में देने आ रहे हैं। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा हम एफआईआर दर्ज करेंगे, उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली। सुप्रीम कोर्ट जो देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, वहां पर कहा गया कि आपकी अगली कुछ होगा तो आप मैजिस्ट्रेट के पास जाइए। जो जो हमारे रेसलर्स ने कहा, हमने उनकी बातें सुनी भी, मानी भी, उस पर कार्रवाई भी की। अब आप सब यहाँ पे बहुत समझदार लोग बैठे हैं। आखिरकार पुलिस जब जांच कर रही है तो पुलिस जांच की प्रक्रिया को पूरे होने देना चाहिए कि नहीं? कानून भी यही कहता है कि जांच हो, चार्जशीट फाइल हो, उसके बाद अगली कार्रवाई हो। जो कानून कहता है उसके अनुसार हम बिल्कुल कर रहे हैं। मेरा अपने खिलाड़ियों से इतना ही निवेदन है, इस सरकार ने खेल खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ किया है और हमने उनकी बात बहुत गंभीरता से ली। इस सरकार में केवल खिलाड़ी नहीं, कोई भी हो, उसको न्याय दिलाने के लिए हर तरह के कदम उठाए गए हैं। पुलिस जांच कर रही है, जांच तक का इंतजार करे, उचित कार्रवाई भी करेंगे, चार्जशीट भी जल्द वो दायर करेंगे। ये उनका काम है करना, वो भी इस गंभीरता को समझते हैं। लास्ट एक मिनिट थांब ना, एक ऐक ना, ओके तो मतलब इकडून हात मग हे ऐक ना जरा, हां भाई एक मिनिट, एक थांब ना जरा, सुनो भाई, एक मिनिट,
हाँ। मुझे कोई जल्दी नहीं, आपको क्या जल्दी, आप पूछिए सब। हाँ। विपक्षी दलों की राजनीतिक साजिश है क्या इसको लेकर के जो प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली? देखिए, आप इसको कुछ भी कहिए, बहुत सारे लोग अपने अपने बयानबाजी करते, मैं सिर्फ इतना कहूँगा। अब आपने ही अपने सवाल में कह दिया कि पहले राजनीतिक पटल नहीं था तो राजनीतिक लोग क्यों आए, मुझे इस बात में नहीं जानना है। मेरा सिर्फ इतना है कि प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया यह है कि एफआईआर दर्ज की गई, जांच चल रही है, चार्जशीट दायर होगी, उसके बाद अगली कार्रवाई होगी। तो जांच पूरी होने तक का इंतजार करना चाहिए। आपके ऊपर भी मुकदमा होगा तब भी जांच होगी पहले, फिर एक अगली कार्रवाई होती है। सभी के ऊपर वो है। आखिरकार कानून तो सबके लिए एक जैसा ही रहेगा, और हम भी चाहते हैं हर किसी को न्याय मिले, उचित जांच हो। हम साथ में जांच करने के, इसलिए सरकार जांच करवा रही है। और देश का कानून यही है, आप किसी के पास जाइए, पुलिस अधिकारी के पास, एडवोकेट के पास, किसी के पास, अगर आपके खिलाफ भी कोई इस तरह का होगा तो उसमें जांच ही होगी। और मैं विश्वास दिलाता हूं, निष्पक्ष जांच होगी, भरोसेमंद जांच होगी, चार्जशीट भी दर्ज जाहिर होगी और अगली कार्रवाई भी होगी। सर, लेकिन आपकी महाराष्ट्र की जो महिला सांसद है, चलिए सर, प्रीतम मुंडे ने एक आइकना है बाबा। भाई, व्यक्ति कौन क्या कहता है, मैंने इसलिए कहा, सुनिए भाई साहब एक मिनट सुनो, मैंने सवाल सुन लिया आपका। विपक्ष का कहता है, हमारे पक्ष का कहता है, कोई खिलाड़ी कहता है, कोई भी कुछ कहता है। मैंने आपको वास्तु स्थिति बताई है कि भारत सरकार ने खेल खिलाड़ियों के लिए क्या क्या किया है, और भारत सरकार खेल और खिलाड़ियों को लेके बहुत संवेदनशील तरीके से हमने इस विषय को लिया भी है, उचित कार्रवाई भी की है, और हम लोग खेल को बढ़ावा देना चाहते हैं, खिलाड़ियों के साथ हम लोग खड़े हैं। और मैं इतना कहना चाहता हूं, न्याय हर किसी का हक है, आपका भी है, खिलाड़ियों का भी है, आरोपी का भी, सबका जो है, लेकिन जांच तो होने दीजिए। जांच हो रही, जांच पूरी होने का इंतजार। सवाल ये एक 9 साल से जुड़ा हुआ कुछ है, पूछो जी, क्या कह रहे हैं सर? 9 साल के जो आप बोल रहे हैं कि 537 योजनाएं चल रही है पूरे देश भर में, तो बहुत से ऐसी पब्लिक है जहां तक आपकी योजना का लाभ नहीं पहुंच रहा है, तो क्या कोई ऐसी टीम बनाई है मोदी जी ने जिसको डायरेक्ट पब्लिक टू कंसल्ट किया जाए गवर्नमेंट को? ऐसा कोई ऑप्शन? आप देश के गरीब का भला चाहते हो? यस सर। तो आप हमारी टीम में शामिल हो। सर मैं दिल्ली से और इसलिए मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि देखिए, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये जमाना है कि आप एक छोटी छोटी स्टोरी भी डालेंगे, किसी को शौचालय मिला, पक्का मकान मिला, बिजली का कनेक्शन मिला, एलईडी के बल्ब मिले, रसोई गैस का सिलेंडर मिला, पानी का कनेक्शन मिला, 5 लाख का इलाज मिला, मुफ्त में इलाज मिला, और वैक्सीन भी मुफ्त में मिली, तो एक परिवार को कितना कुछ मिला। अगर आप इनकी छोटी छोटी स्टोरी डालोगे तो दूसरा भी रिलेट करेगा, हाँ मुझे भी मिला है, ये मेरी सरकार है, ये मोदी सरकार है। तो देखिए, हम सब का दायित्व बनता है कि इन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए। सरकार भी पहुंचा रही है, और मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूं, जन जन तक पहुंचाए। मला लास्ट प्रश्न, एक मिनट, राहुल गांधी जो है देश की धरती पर भारत का अपमान कर रहे, इस तरह का आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहे हैं कि देश में जो समस्याएं हैं उसके बारे में अगर भारतीयों के सामने कोई अपनी नेता बात रखता है तो देश का अपमान। हा लास्ट प्रश्न आहे, शेवट लास्ट क्वेश्चन आहे। आपका क्या कहना है इस पर? चलिए साहब, और कोई? अभी कर्नाटका में कांग्रेस से चुनाव जीता है, विपक्ष और कांग्रेस ये बोल रहा है कि 2024 का जो रिजल्ट होगा ना, पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा कर्नाटका चुनाव को लेकर। नहीं सर, पिछले 6 माह में बीजेपी जो है डबल इंजन की सरकार जो है आपकी 2 राज्यों में चुनाव हारी है, एक आपका गृह राज्य भी है उसमें कर्नाटक। या लगता है आपको इन 9 सालों की जो आप उपलब्धियां गिना रहे हैं, आप लोगों तक पहुंचने में कामयाब नहीं? देखिए, राज्य के चुनावों में स्थानीय विषय भी महत्वपूर्ण होते हैं, स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, अगर आप 2018 को भी देखेंगे और उसके बाद के 2019 के नतीजों को देखेंगे तो मुझे कहने की जरूरत नहीं। लोग देश में स्थिरता देखना चाहते हैं, निरंतरता देखना चाहते हैं, सरकार निर्णायक देखना चाहते हैं, ईमानदार नेता के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। इसलिए 2024 में कमल का फूल खिलता और फिर 300 पार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार को देखना चाहते हैं। भारत को सारी विपक्षी पार्टियां पटना में मिल रही हैं, महाराष्ट्र की जो रीजनल पार्टियां उन्होंने भी समर्थन दिया, वो भी सब एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को हराने की रणनीति बना रही है। देखिए, कोई बुराई नहीं है इसमें, बुरा क्या है? लोकतंत्र है, वो अपना महागठबंधन बनाए,
और मैं तो यही कहूँगा, जिनके भ्रष्टाचार के दाग जिनके ऊपर इतने गंभीर लगे हैं, अब वो जनता के बीच में तो सीधे जा नहीं पा रहे, मुकाबला कर नहीं पाते। लोकतंत्र है, हर कोई इकट्ठा होके आ सकता है। हम अपने काम को लेके जनता के बीच में जाएंगे, अपने ईमानदार नेता की छवि को लेके जाएंगे और बताएंगे कि आपने जो सोचा ना था वो भी मोदी जी ने 9 साल में कर दिया। देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाया, देश के मान सम्मान को भी बढ़ाया, देश को सुरक्षित भी कराया और विकसित भारत की नींव रखने का काम भी पूरा किया। अनुराग जी, विलक्षण से भाजपा का सफाया हो गया है, आप कह रहे हैं कि भाजपा की गति बढ़ रही है, तो क्या ये आसान नगर आप मानते हैं? मैंने अभी इसका उत्तर दिया भाई, 2018 में भी यही था, 2019 का रिजल्ट। मला वाटतं सगळ्यांचे प्रश्न उस संपले। समय के भी जिस तरह से देश में लव जिहाद के केस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाए। क्या सरकार कानून बना रही है और कब तक इसे अमल किया जाएगा? चलिए आगे। मला वाटतं लास्ट प्रश्न आता, बस खूप पुरेसे प्रश्न झालेत। देखिए, जागरूक रहिए, जागरूक रहिए, जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट है। माननीय और सुरक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जागरूक करते रहिए सर। सर, हाल के दिनों में महाराष्ट्र हो गया भाई। कैसे जागरूक रहे? सर, एक लास्ट, महाराष्ट्र शहर राज्य में 2-3 शहरों के नाम बदले गए हैं, क्या योगी मॉडल महाराष्ट्र में अपनाया जा रहा है? क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? चला, मला देखिए, अगर मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ प्रयागराज, तो बुराई क्या है? स्वागत करिए भाई। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।